प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार मेघदूतम का। और इस समय मेघदूतम के अंतर्गत उत्तर मेघ का अध्ययन चल रहा है और हम लोग कल की कक्षा तक इसके 12 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज की कक्षा का इस 14वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। अब आप लोग सोचेंगे कि 13वां श्लोक हम लोगों ने क्यों छोड़ दिया। तो 13वां श्लोक है मित्रों, पत्र श्यामा दिनकर है स्पर्धिनो वाला श्लोक है, जो कि हम लोग पूर्व मेघ में इसका अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। और यह श्लोक भी मित्रों सटीक रूप से पूर्व मेघ में ही बैठ रहा है, वह अलकापुरी वाले में नहीं बैठ रहा है। बहुत सारे हमारे मित्र भाई बहन यह प्रश्न करके पूछे कि सर यह घोड़े हाथी जो वीर योद्धाओं का वर्णन है ये उज्जैनी के है कि अलका के हैं, है ना। और सही बात है, जब दोनों में दिया हो तो हम लोग कहाँ के ये मारेंगे। देखिए, जो सटीक बैठ रहा है वह उज्जैनी के ही है, यहाँ का तो हो ही नहीं सकते अलका के, क्योंकि अलकापुरी जो है वह देवयोनि यक्षों की नगरी है और उनको कहीं आने जाने के लिए घोड़ों की क्या आवश्यकता है, हाथियों की क्या आवश्यकता है ना। क्योंकि वो तो अष्ट सिद्धि से संपन्न है ना। उनको इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है जो यहाँ पर इनके लिए घोड़े हाथी और वीर योद्धाओं का वर्णन होगा। और वहाँ की यहाँ की अब तक आप लोगों ने जो भी यक्षों की जीवन शैली को भी पढ़ा होगा, ऐसी जीवन शैली में उन वीर योद्धाओं का क्या काम। अतएव ये जो पत्र श्यामा वाला श्लोक है इस उत्तर मेघ में सटीक बैठता ही नहीं। आप लोग भी अपने दिमाग से स्वयं सोच सकते हैं, ठीक। इसलिए उसको वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं, छोड़ देते हैं। 14वें श्लोक से मित्रों अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यह श्लोक में एक प्रश्न तो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बाकी सबको हम नहीं कह सकते, ठीक। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। करे मत्वा देवम धनपति सखम यत्र साक्षाद वसंतम प्रायः चापम न वहति भयान मन्मथ षड्पदज्यम सभ्रुभंग प्रहित नयनैः कामी लक्ष्ये स्वमोघैः तस्यारंभ चतुर्वनिता विभ्रमैरेव सिद्ध। है ना मित्रों, देखिए अब इस श्लोक में वहाँ अलकापुरी के जो वनिताएं हैं उनके भ्रू भंगिमाओं का, उनके चितवन का वर्णन कर रहे हैं महाकवि कालिदास जी पूर्व मेघ में। तो देखते हम लोग इसके अर्थ को। करें मत्वा अर्थात मित्रों मानकर, तो चूंकि कत्वा प्रत्यय लगा है तो हम लोग यहाँ पर अर्थ लगा लेंगे जानकर, ठीक। जानकर, क्या जानकर करें। देवम धनपति सखम, देवम धनपति सखम। धनपति सखम अर्थात मित्रों कुबेर, धनपति अर्थात कौन, कुबेर, और सखम मतलब मित्र, कुबेर का मित्र। तो कुबेर के मित्र कौन है मित्रों, शंकर। यही मैंने कहा कि इस प्रश्न का इस श्लोक का एक प्रश्न बड़ा भयंकर है ना। और यह परीक्षा में पूछा जा चुका है मित्रों। जरूरी नहीं है कि एक ही श्लोक से आप लोगों को 8-10 प्रश्न मिले, लेकिन एक एक प्रश्नों को एकत्रित किया जाता है जब हम किसी के लिए तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन की, तो ठीक। तो कह रहे धनपति शंकर देव अर्थात मित्रों देव, है ना। तो कह रहे हैं कि शंकर देव को जानकर, यत्र मतलब मित्रों जहां अर्थात अलकापुरी में, जहां अर्थात अलकापुरी में, साक्षात वसंतम अर्थात मित्रों साक्षात मतलब साक्षात रूप से रहते हैं, है ना, साक्षात रहते हैं। वसंतम मतलब निवास करते हैं, निवास करते हैं। आगे बातें समझ में, है ना। कह रहे हैं कि जहां अलकापुरी में साक्षात भगवान शंकर देव निवास करते हैं, ऐसा जान करके क्या मित्रों करें। प्रायः चापम न वहति, प्रायः मतलब मित्रों प्रायः हो जाएगा, और चापम अर्थात धनुष को, न अर्थात नहीं, और वहति मने धारण करता है, वहति मने धारण करता है। कह रहे हैं कि प्रायः धनुष को धारण नहीं करता है ना। कौन, तो कह रहे हैं कि भयात मन्मथ, भयात मतलब भय के कारण, भय के कारण, और मनमथ अर्थात मित्रों कामदेव, मनमथ अर्थात कामदेव। कह रहे हैं कि प्रायः धनुष को धारण नहीं करता है कामदेव। और कैसे धनुष को मित्रों, कह रहे हैं षट्पदज्यम, षट्पदज्यम अर्थात मित्रों जिसके 6 पैर होते हैं, षटपद।
तो षटपद किसको कहते हैं? भौरों को कहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि भौरे रूपी प्रत्यंचा वाले, भौरे रूपी प्रत्यंचा वाले, भौरे रूपी प्रत्यंचा वाले, ठीक, या ऐसा हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए मित्रों, कहा जाता है कि भगवान जो, हाँ, एक जो कामदेव हैं, इनकी जो धनुष होती है, किसी के अंदर जब काम को जागृत करना होता है तो अपने धनुष से बाण को छोड़ते हैं। आप लोगों भी ये कथाओं को जानते होंगे। तो मित्रों, जो उनका जो ये धनुष है, ठीक है ना, उनका जो ये धनुष है, तो कहा जाता है कि इनके धनुष में, ये जो धनुष है यह फूल का है। धनुष का ये जो है, यह किसके मित्रों होते हैं? फूल, अर्थात कहने पुष्प के होते हैं। यह क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। और इनके बाद इनकी जो ये प्रत्यंचा होती है, जो रस्सी होती है ना, यह भंवरे रूपी पंक्ति होती है। क्या होती है? भंवरे रूपी पंक्ति, ये वाली, ठीक। तो बस इसी की बात ये कर रहे हैं कि भंवरे रूपी प्रत्यंचा वाले धनुष को भय के कारण कामदेव प्रायः धारण नहीं करते हैं। अब इच्छा, इसके अंदर और भी कुछ बातें जान लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अलकापुरी के जो बाहरी जो उद्यान है ना, उसमें भगवान शंकर की मूर्ति है, ठीक। और आप लोग यह भी कथाएं जानते होंगे, भगवान शंकर ने उस कामदेव को भस्म कर चुके हैं एक बार, पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो भगवान शंकर है वहां पर विद्यमान। तो यही, और वह किसके सखा है? धनपति कुबेर, अर्थात कुबेर के सखा है। तो यही बातें कह रहे हैं कि भगवान शंकर जहां अलकापुरी में साक्षात निवास करते हैं, इसी भय के कारण यह कामदेव अपने भौरे रूपी प्रत्यंचा वाले धनुष को प्रायः धारण नहीं करता है कि किसी के ऊपर बाण हम चलाएंगे तो क्या पता भगवान शंकर क्रोधित हो जाए, मुझे फिर नष्ट कर दें, जैसे पौराणिक कथाओं में नष्ट किया है, ठीक। बस ये बातें रही। अब एक काम ये हो गया। तो अब मित्रों, प्रश्न तो उठना एक आप लोगों के हृदय में, मेरे भी हृदय में, स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब वहां पे कामदेव अपने धनुष बाण को उठाते ही नहीं, अर्थात किसी को काम के बाणों से किसी के अंदर काम को जागृत करते ही नहीं वहां पर, तो फिर वहां के लोग कामी कैसे हो जाते हैं? वहां के लोगों में काम उत्पन्न करता कौन है? उस कामदेव के कार्य को करता कौन है? तो देखिए, उस कामदेव के कार्य को इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि वहां के कामदेव को कार्य को कौन करता है। तो देखिए मित्रों, हम समझ रहे हैं, अगर निचली पंक्ति से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा अर्थ अच्छे से। करें तस्यारंभ, तस्यारंभ, तस्य मतलब उस, है ना मित्रों, तस्य अर्थात उस कामदेव का। किसका मित्रों? कामदेव का। यह सर्वनाम किसके लिए आया? कामदेव का। उस कामदेव के, अब आरंभ अर्थात मित्रों कार्य, ठीक। आरंभ अर्थात हम कह सकते हैं प्रयत्न, तो हम कह देंगे कि कार्य को। तो कामदेव के कार्य को कौन करता है? करें कि चतुर वनिता विभ्रमहि एव सिद्ध, है ना। करें चतुर वनिता अर्थात मित्रों जो चतुर स्त्रियों के, है ना, करें कि चतुर स्त्रियों के वनिता अर्थात स्त्रियों के विभ्रमहि अर्थात विलासों या फिर कह ले मित्रों हाव भाव, है ना। विलासों अर्थात हाव भाव से सिद्धा मतलब सिद्ध हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। आ गई बातें समझ में? ठीक, फिर से समझिए। जब कामदेव वहां अपना धनुष बाण उठाते ही नहीं, तो फिर कामदेव का कार्य संपन्न कैसे होता है? तो कह रहे हैं कि सुनिए, कामदेव के कार्य जो है वहां के चतुर स्त्रियां अपने विलास और हाव भावों से संपन्न कर देती हैं, है ना। अब कैसी स्त्रियां मित्रों, कैसे हाव भाव के विलास से और किसके ऊपर कामदेव के कार्य को संपन्न करती हैं? देखिए, कहे कामी लक्ष्येषु अमोघै, कामी लक्ष्येषु अर्थात मित्रों कामी, है ना, काम रूपी, ठीक। या फिर कह ले मित्रों कि कामी पुरुष रूपी, और लक्ष्य मतलब लक्ष्य पर, अमोघ अर्थात मित्रों निष्फल, अर्थात हम लोग कह लें कि सफल, अमोघ अर्थात सफल। यह शब्द तो आप लोगों को बार बार मिलता होगा और यह परीक्षा में प्रश्न में पूछा भी जा चुका है, ठीक। सफल, और कह रहे कि सभ्रू भंग प्रहित नयन, है ना मित्रों,
अर्थात कहने का मतलब जिसमें भावों की सभ्रू, भ्रू अर्थात मित्रों भावों की, भावों, और भंग मतलब मित्रों तिरछी, है ना। और कह रहे हैं कि प्रहित नयन, कि तिरछी नयनों से दृष्टिपात किया हो। थोड़ा सा मित्रों यह आप लोगों को यहाँ पर आगे पीछे इसलिए थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन अब यहाँ से अब ऐसे समझिए। कह रहे हैं कि इसका कार्य, कामदेव का कार्य तो चतुर स्त्रियों के विलास और हाव भाव से संपन्न हो जाता है। लेकिन मित्रों कैसे चतुर स्त्रियों के, तो कह रहे हैं कि भावों के तिरछी दृष्टिपात जिसने डाला हो ऐसे हाव भाव वाले, है ना। तो मित्रों यह इसका विशेषण हो जाएगा। फिर से समझिए कि चतुर स्त्रियों के विलासों या हाव भाव से उसके कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो कैसी वह चतुर स्त्रियां हैं, कह रहे हैं जिसने भावों की, ये भावों की मित्रों तिरछी दृष्टिपात करने वाली, और किसके ऊपर, उस कामी पुरुष रूपी लक्ष्यों पर सफल हो जाने से उस कामदेव का कार्य हो जाता है। ठीक, उसको धनुष बाण चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात मित्रों अगर मोटे मोटे शब्दों में, अगर मोटा मोटी एक बात संक्षेप में समझें तो सीधी सी बात है कि वहां कामदेव अपना कार्य नहीं करता है। उस कामदेव के कार्य को वहां की वनिताएं अपनी तिरछी भौहें चलाने में चतुर कामी पुरुषों पर दृष्टिपात करके उनके अंदर काम को जागृत कर देती हैं, और फिर इस प्रकार से कामदेव का कार्य संपन्न हो जाता है, एक शब्दों में। ठीक, चलिए अब एक बार मित्रों हम लोग संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं, फिर परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करते हैं, है ना। ठीक, कह रहे हैं कि जहां अलकापुरी में साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं ऐसा जान करके, ठीक, भय के कारण कामदेव भौरे रूपी प्रत्यंचा के धनुष को प्रायः धारण नहीं करता है, किंतु कामदेव के जो कार्य हैं वो भवों को तिरछी दृष्टिपात करने में और चतुर स्त्रियों के विलासों से हाव भाव वाले कामी पुरुष रूपी लक्ष्यों पर दृष्टिपात करने से उसका काम सिद्ध और सफल हो जाता है। ठीक मित्रों, चलिए अब इसमें से परीक्षा के लिए अगर प्रश्न को ढूंढा जाए मित्रों, तो ये वाला कि धनपति कुबेर, यानी कि कुबेर के मित्र कौन है, भगवान शंकर हैं कि भगवान यक्ष हैं। और भगवान यक्ष कह रहे हैं कि यक्ष हैं जो कि रामगिरी पर्वत पे दिन काट रहा है, या यक्षिणी है या विष्णु है, महेश है, कुछ भी हो, तो भगवान शंकर हैं। ठीक है ना। अब आता है मित्रों कि भगवान शंकर का मेघदूत के अनुसार भगवान शंकर कहाँ निवास करते हैं, तो भगवान शंकर कहाँ निवास करते हैं, अलकापुरी के बाहरी उद्यान में निवास करते हैं। अच्छा ठीक है, अलकापुरी में किसके भय के कारण कामदेव अपने भौरे रूपी प्रत्यंचा वाली धनुष को धारण नहीं करता है, तो किसके भय के कारण मित्रों, भगवान शंकर के भय के कारण जो है वह नहीं करता है धारण। ठीक, अच्छा अब बाकी इन दो पंक्तियों से मित्रों जबरदस्ती हम लोग खोद करके निकालेंगे प्रश्न, तो वो परीक्षा के लिए उतना विशिष्ट महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, अब इसमें से देखिए हम लोग देखते हैं विशेष विशेषण को, है ना। तो पहला देखिए यह षड्पदज्यम, यह क्या है मित्रों, विशेष्य, यह क्या रहा विशेष्य, और यह क्या रहा चापम, इसका हो गया यह रहेगा विशेष्य, है ना। चापम धनुष यह विशेष्य है, और यह क्या हो जाएगा विशेषण, यह क्या हो जाएगा विशेषण, है ना। धनुष कैसा हाथ कर, भौरे रूपी प्रत्यंचा वाला धनुष है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर है ना कि चतुर वनिता विभ्रमहि, यह हम लोगों का क्या है मित्रों विशेष्य, और यह क्या है इसका भ्रू भंग प्रतिहत नयना, इसका विशेषण है। ठीक, चलिए अब इसमें कुछ हम लोग अलंकार की यदि बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर मित्रों अतिशयोक्ति अलंकार भी है ना। अतिशयोक्ति अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार किस प्रकार से है, और दोनों का मिलने के कारण संकर अलंकार हो जाता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार किस लिए कह रहे, भौरे रूपी प्रत्यंचा वाले। तो मित्रों यहाँ पर धनुष का जो डोरी है, जो रस्सी है, वो कभी भौरे की हो सकती है क्या,
या फिर फूल का कभी धनुष हो सकता है क्या? तो कह रहे नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा कहने के कारण मित्रों यहाँ पर जो है कि अतिशयोक्ति अलंकार भी है, और इसमें कह रहे हैं कि कामदेव का आरोप होने से, यानी जो कामियों के जो लक्षत्व है उनके में कामदेव का आरोप होने से रूपक अलंकार भी है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्ती निकालेंगे मित्रों तब होगा। अलंकारों पर हम लोग उतना दृष्टि नहीं डालते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणियां एक दो हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं मित्रों, मत्वा, यहां पर कत्वा प्रत्यय लगा, कुछ भी सोचना समझना नहीं है आप लोगों को। देवम धनपति सखम, यह तो मित्रों बहुतम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है एकदम इसका, और सरल भी है। धनपते सखा है ना, तो मित्रों क्या हो जाएगा? धनपते सखा, धनपते सखा, धनपति सखम, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। यह आप सभी लोग जानते होंगे। फिर ये देखिए मित्रों, यत्र साक्षात वसंतम, वसंतम तो कोई विशिष्ट नहीं है, लेकिन साक्षात ये आएगा तो हल हो जाएगा। लेकिन साक्षात अगर परीक्षा में पूछा ना तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, इसलिए इसको देख लीजिएगा। साक्ष अत धन क्विप प्रत्यय लगा है मित्रों, है ना, तो ये हो सकता है कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, तो जानना चाहिए। वैसे हो सकता है अगर पूछा तो जानना चाहिए। प्रायः चापम नावहति, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं। भयान मनमथा सट पदज्यम, ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी है ना। तो कह रहे हैं कि सट पदान ये सामते सट पदज्य, है ना मित्रों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? बहुव्रीहि समास, है ना, कि सट पदान ये सामते सट पदाह, अर्थात बहुव्रीहि समास। सभ्रूभंग प्रहित नयन, मित्रों यह भी विशेषण है, तो बहुव्रीहि समास सीधे लगा लीजिए। कामी लक्ष्य स्वमोघई, यहाँ कोई समस्या नहीं। तस्य आरंभ, दीर्घ संधि स्पष्ट दिख रही होगी, है ना। चतुर वनिता, तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? चतुराश्च ता वनिता, चतुराश्च ताः वनिता, कर्मधारय समास। ठीक, अब इनके साथ विभ्रमय का समास हुआ है, तो तासाम विभ्रमा, अगर पूरा में ले लेंगे मित्रों तो तासाम विभ्रमा, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, उसके बाद सुवाद की उत्पत्ति करके तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगा दिया गया है ना। तो चतुर वनिता विभ्रमई, ठीक, इसके बाद एव सिद्ध, बस हो गया। तो इसमें से व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लिया जाए मित्रों, तो ये और ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण, और ये इतना हम लोगों को इसमें से महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। तो अब यह आगे 15वां श्लोक जो है मित्रों, यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी जानते होंगे कि इस श्लोक से टीजीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए हम लोग इसका अध्ययन अत्यंत ध्यान से करना है हम लोगों को। तो ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एकदम सूक्ष्म इसका अध्ययन करते हैं। करें कि तत्रागारम धनपति गृहान उत्तरेण अस्मदीयम दूरालक्ष्यम सुरपति धनु चारुणा तोरणेन यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो में हस्ता प्राप्यस्तबकनमितो बालमंदार वृक्षः। अब देखिए मित्रों, हम लोग अब तक अर्थात 14 श्लोकों तक उस अलकापुरी का वर्णन चल रहा था। अलकापुरी महल का, अलकापुरी में यक्षिणों का, यह सब अध्ययन चल रहा था, अलकापुरी का वर्णन चल रहा था। अब इस 15वें श्लोक से जो यक्ष जो शापित होकर के रामगिरी पर निवास कर रहा है, अब उस यक्ष के घर का वर्णन इस 15वें श्लोक से प्रारंभ होता है। ठीक, यहां से एकदम नोट कर लीजिएगा दिमाग में। ठीक, तो देखते हैं उसका घर कहाँ है, किस प्रकार का है, क्या पहचान है। तो कह रहे तत्र आगारम, है ना मित्रों। तत्र अर्थात वहां, कहाँ? जहे मेघ, वहां जहां मैंने अभी तुमसे इतने श्लोकों में वर्णन किया, वहां अलका में। ठीक, सीधे सीधे कह ले मित्रों, अलका में। आगारम अर्थात घर है, वहां अलका में घर है। ठीक, किसका? मेरा। लेकिन कहां पर करे? धनपति गृहान उत्तरेण, करे धनपति अर्थात कुबेर, अर्थात कुबेर के गृहान अर्थात घर से, कुबेर के घर से उत्तरेण अर्थात मित्रों उत्तर,
तो कुबेर के घर से उत्तर अस्मदीयम अर्थात मित्रों हमारा। ठीक, तो कह रहे हैं कि हे मेघ, जब अलकापुरी में यहाँ का जिसका मैंने वर्णन किया वहां पहुंचोगे तो उस कुबेर के घर से उत्तर हमारा घर है, उस कुबेर के घर से उत्तर। अब मित्रों बाकी अभी प्रश्न की चर्चा बाद में होगी, पहले अर्थ को देखते हैं। उस कुबेर के घर से उत्तर हमारा घर है और कहते दूरालक्ष्यम, करे दूर से ही, दूरात लक्ष्यम, त को लकार हुआ मित्रों, कौन सी संधि हुई है चर्चा कर लेंगे भाई, है ना। करें दूरात लक्ष्यम अर्थात दूर से ही, लक्ष्य मतलब देख लोगे उसको पहचान जाओगे, दूर से ही करें पहचान लोगे उसको, दूर से ही लक्ष्य अर्थात मित्रों लक्ष्य है, दिखाई पड़ता है उसको पहचान लोगे। क्यों उस मेरे घर को दूर से पहचान लोगे? तो कह रहे कि सुरपति धनु चारुड़ा, कह रहे सुरपति अर्थात मित्रों सुरपति धनु, तो सुरपति का अर्थ क्या हो जाता है? इंद्र। सुरपति का अर्थ क्या होगा? इंद्र, और धनु माने धनुष, तो कह रहे इंद्र धनुष। ठीक, इंद्र का धनुष, तो कह रहे इंद्र धनुष के समान चारुड़ा अर्थात सुंदर, कह रहे इंद्र धनुष के समान सुंदर। तोरणेन मतलब दुर्ग, तोरणेन अर्थात दुर्ग कह ले मित्रों, चाहे फाटक कह ले चाहे गेट कह ले, है ना। कह रहे हैं कि क्योंकि वह मेरा घर का जो बाहरी गेट है, मेरे घर का जो बाहरी गेट है, फाटक है, वह दुर्ग जो है कि इंद्रधनुष के समान सुंदर है, जो कि दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए तुम उसको दूर से ही देख लोगे। लक्ष्य यहां पर मित्र बल्कि हम लोग कह दें कि दूर से ही देख लोगे, है ना, दूर से ही देख लोगे, यह भी कह सकते हैं या पहचान लोगे। ठीक, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि वह दूर से ही तुमको दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे घर के बाहर कह रहे हैं कि इंद्रधनुष के समान सुंदर फाटक लगा हुआ दुर्ग है, गेट है। अब आगे कहते हैं कि यस्योपान्ते, जिसके पास में, यस्य मतलब किस मित्रों? कह रहे हैं जिस घर के, और उस घर के उपान्ते अर्थात पास में, और उस घर के पास में कृतक तनयः अर्थात मित्रों कृत्रिम पुत्र, है ना। कह रहे हैं कि कृत्रिम पुत्र, सीधे सीधे कृत्रिम पुत्र, कृत्रिम पुत्र के समान। कांतया मतलब मेरी प्रेमिका के द्वारा अर्थात मेरी यक्षिणी के द्वारा, वर्धितो माने पाल पोस करके बढ़ाया गया है ना, पाल पोस कर बढ़ाया गया है, मैं मने मेरे। तो कह रहे मेरी कांत, में कांतया तृतीया है, कह रहे मेरी पत्नी के द्वारा पाल पोस करके बढ़ाया गया है, कृत्रिम पुत्र के समान घर के पास में ही। तो घर के पास में कृत्रिम पुत्र के समान क्या पाल पोस करके बढ़ाए हैं? तो देखिए कह रहे हैं कि हस्ता प्राप्य स्तबक नमितो, तो कह रहे हस्त अर्थात हाथ से, है ना, हाथ से प्राप्य माने प्राप्त हो जाने वाला, स्तबक अर्थात मित्रों गुच्छा। ठीक, और नमितो माने झुके हुए, नमितो अर्थात झुके हुए। तो कह रहे वह झुका हुआ है, झुके हुए के कारण उसको हाथ से ही उसके गुच्छे को, पुष्प के गुच्छे को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बाल मंदार वृक्ष, ऐसा कह रहे बाल अर्थात छोटा सा, मंदार अर्थात मित्रों मंदार का वृक्ष है, ऐसा छोटा सा मंदार का वृक्ष है। अब बता दिया मित्रों। अच्छा, हम अभी चर्चा चल रही है, बाद में मैं आप लोगों को जब यह वर्णन ही अभी चल रहा है, यक्ष का जो घर है उसका चित्र बना करके मित्रों हम समझा देंगे। किधर बावली है, किधर कमल है, किधर मोर है, किधर शंख है, किधर यह जो है कि दुर्ग फाटक इंद्रधनुष के समान, किधर मंदार का वृक्ष है, किधर कुबेर का घर है। ये सब आप लोगों के दिमाग में एकदम उस वातावरण का, वहाँ का जो स्थान है एकदम सेट हो जाना चाहिए पूरी दृश्य, तब आप लोगों को परीक्षा में देखेगा कॉन्फिडेंस और कभी न भूलने वाला। ठीक, तो चलिए अब एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं पहले, कि कह रहे हैं कि हे मेघ, वहां अलका में कुबेर के घर से उत्तर की ओर हमारा घर है,
और उसे तुम दूर से ही देख लोगे। इंद्रधनुष के समान सुंदर दुर्ग के कारण उसको तुम दूर से ही, फाटक हटा देते हैं, दुर्ग के कारण तुम उसको दूर से ही देख लोगे। और सुनो, उस घर के पास में, मेरे घर के पास में, उसी घर के पास में कृत्रिम, मेरी प्रेमिका द्वारा पाल पोस करके बढ़ाया गया कृत्रिम हाथ से ही प्राप्त होने योग्य गुच्छा, जिसका झुके झुके हुए के कारण हाथ से प्राप्त होने योग्य गुच्छा वाला एक छोटा सा मंदार वृक्ष है। आगे बातें समझ मित्रों। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, कुबेर का घर, कुबेर के घर से यक्ष का घर किस दिशा की ओर है मित्रों? तो उत्तर दिशा की ओर है। अर्थात ध्यान दीजिए, यह रहा देखिए यक्ष का घर, उत्तर दिशा हम मान लेते इधर है। वीडियो आप लोग पता नहीं किधर से करके देखेंगे, कक्षा को अध्ययन करते होंगे, पता नहीं, इसलिए हम मान लेते हैं उत्तर इधर है। तो उत्तर इधर है, मेघ इधर से जा रहा है, तो पहले यहाँ पर कुबेर का घर पड़ेगा। अर्थात मित्रों यह घर कह ले, ये दो घर है, ठीक है, ये घर है और एक ये घर है। तो ये देखिए किसका घर पड़ेगा? पहले कुबेर का, ठीक है ना, क्योंकि मेघ यहाँ से यात्रा प्रारंभ किया है। तो कुबेर, और कुबेर के घर से उत्तर की ओर घर क्या है? यक्ष का। तो इससे याद कर लीजिए मित्रों, अगर प्रश्न को यहाँ से नहीं, अगर घुमा करके पूछा कि मेघ को पहले किसका घर पड़ता है, कुबेर का घर मिलता है कि यक्ष का मिलता है ना, तब क्या लगाइएगा? तो पहले कुबेर का मिलता है, क्योंकि कुबेर के घर से उत्तर यक्ष के है, और मेघ जो है यहाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। इधर क्या दिशा है? उत्तर, है ना। तो मेघ इधर यहाँ से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले कुबेर का पड़ेगा, इसके बाद यक्ष का पड़ेगा, ठीक। और यक्ष के घर से ठीक यह दक्षिण, अब अगर यह प्रश्न को पलट दे कि कुबेर का घर यक्ष के घर से किस दिशा की ओर है, शायद यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, क्या मुझे उतना स्पष्ट नहीं याद है, लेकिन अगर यह नहीं भी पूछा गया होगा तो पूछा जा सकता है कि कुबेर का घर यक्ष के घर से किधर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसका दक्षिण और इसके घर से इसका घर उत्तर, ठीक। तो मित्रों ये वाली पंक्ति में जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा का, एकदम याद कर लेना है, नोट कर लेना है। दूसरी बात, यह तो भी प्रश्न मित्रों परीक्षा में पूछा जा चुका है कि उसका गेट किसका गेट है या किसके समान गेट है? यक्ष का दुर्ग, यक्ष का दुर्ग या मित्रों कह ले गेट किसके समान है? तो इंद्रधनुष के समान उसका गेट, उसका जो है कि बिल्कुल इस प्रकार है, जैसे इंद्रधनुष सतरंगी होता है ऐसा उसका घर का गेट है। सोचिए कि वो उस समय कालिदास थे, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, इस प्रकार की अगर गेट लोगों का नहीं होता, घर का गेट नहीं होता, दुर्ग नहीं होता, तो इस प्रकार से कैसे वर्णन करते हैं, ठीक। तो उसका इंद्रधनुष के समान गेट था, जिसे दूर से देखकर पहचान लेगा। अब देखिए मित्रों इस पंक्ति में चलते हैं, है ना। तो कृत्रिम पुत्र प्रेमिका के द्वारा उसके बढ़ाया गया है। तो अब यहाँ पर मित्रों प्रश्न उठेगा कि एक छड़ी ने किसको कृत्रिम पुत्रवत के समान पाल पोस कर बड़ा किया था? ऑप्शन में दे देगा मित्रों मृग, है ना, मंदार, हाथी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के टीजीटी के सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उत्तर रामचरितम और मेघदूतम है, और इन तीनों में कृत्रिम पुत्र के पाले जाने का वर्णन है। उत्तर रामचरितम में सीता के द्वारा कृत्रिम पुत्रवत पाला गया हाथी है, और जो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम मित्रों 14वां श्लोक आप लोगों को याद होगा कि सोयम न पुत्र कह, यह पदवी माला कि यह मेरा पुत्र मार्ग को रोक रहा है। तो वहाँ मित्रों वहाँ पर जो है कि शकुंतला ने पुत्रवत किसको पाला? पुत्रवत किसको पाला है? मृग को। और यहाँ पर देखिए यक्षिणी पुत्रवत किसको पाल रही है? इस मंदार वृक्ष को। तो याद रहे सीता ने हाथी को, और यहाँ और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला ने मृग को, और यहाँ पर यक्षिणी ने मंदार वृक्ष को पाला है। यहाँ पर यक्षिणी ने, यद्यपि और लोग शकुंतला ने तो और भी पाला है लता को, लेकिन स्मरण के लिए बस मैंने यहाँ पर कहा, ठीक। तो उसके बाद यह मंदार वृक्ष को पाली है, एकदम याद रहे, ठीक। अच्छा अब आ जाए परीक्षा में
ये तो प्रश्न हो गया कि यक्षिणी ने किसको पाला था। अगर इस तरह से घुमा करके पूछे कि उसके यक्ष के घर के पास में किसका वृक्ष है, यक्ष के घर के पास में किसका वृक्ष है मित्रों, तो मंदार का वृक्ष है। किसका वृक्ष है, मंदार का वृक्ष है। तो मित्रों यह 4 से लेकर के 5-6 प्रश्न कई हो गए, वैसे परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम नोट कर लीजिएगा पुस्तक में, यहाँ में। ठीक, अब बात करते हैं मित्रों हम लोग इसमें, देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम समझते हैं इसमें से न विशेष से विशेषण पूछेगा और ना ही अलंकार पूछेगा, क्योंकि इसमें दुनिया भर का यह प्रश्न पड़ा हुआ है। अगर विशेष से विशेषण अगर जानना होगा मित्रों तो यह तोरणेन, यह दुर्ग का विशेषण है कौन, इंद्रधनुष के समान सुंदर। ठीक, सुरपति धनुष चारुणा, यह क्या है, इस तोरणेन का विशेषण है। और हम समझ रहे और भी हैं, लेकिन यह नहीं पूछने वाला क्योंकि ऑलरेडी इसमें से प्रश्न भरे पड़े हैं, तो वही थोड़ा विशेषण यहाँ से उठाएगा। ठीक, अब देखते हैं मित्रों हम लोग इसमें से कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियों को, क्योंकि वह भी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं तत्र गारम आगारम, तो यहाँ पर तो मित्रों दीर्घ संधि है, ये ऐसे ही नहीं पूछेगा। अब यह देखिए मित्रों धनपति गृहान, इसको अगर अच्छे से समझना मित्रों तो हम लोगों को थोड़ा सा इसको अलग अलग करके लिख लेना पड़ेगा, धनपति गृहान। और मैं कहूँगा मित्रों अगर आप लोगों के पुस्तक में अगर दिया हो तो ठीक, नहीं तो जैसे मैं कह रहा हूँ एकदम अलग अलग करके नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है यह अत्यंत। देखिए धनपति गृहान, तो सबसे पहले देखिए इसमें विभक्ति कौन सी है, तो मित्रों यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है ना, धनपति गृहान। अब आप लोगों के अंदर एक प्रश्न भी उठना चाहिए कि यहाँ पर बहुवचन क्यों लगाया गया, धनपति का ही घर है ना, धनपतियों का घर तो नहीं ना है, तो यह एक वचन होना चाहिए। द्वितीय विभक्ति के यह बहुवचन में क्यों फिर लगाए, तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो गृह शब्द है, यह गृह शब्द जो है यहाँ पर पुल्लिंग में प्रयुक्त है। किसमें प्रयुक्त है, पुल्लिंग में। और जब गृह शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है तो वह सदैव जो है कि बहुवचन में ही होता है। किसमें होता है, बहुवचन में ही। तो जैसे रूप चल के मित्र हम राम का रूप चलाएंगे, रामान द्वितीया के बहुवचन में बनेगा, वैसे ही गृहान बन जाएगा, है ना। नहीं तो इस तरह से नपुंसक लिंग होता तो गृहम गृह गृहाणी हम इस तरह से चलाते। लेकिन जैसे ही अगर गृह शब्द को मित्रों फिर से समझिए कि यदि इस गृह शब्द को अगर पुल्लिंग में बनाना हो, पुल्लिंग में रखना होगा, तो चाहे वह कुछ भी हो आप लोग उसको बहुवचन में ही रखेंगे। तो परीक्षा के लिए मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गृह शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किस वचन में होता है, तो लिख दीजिएगा सदैव बहुवचन में हो सकता है, दे दे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपर्युक्त सभी ने, तो बहुवचन में होता है। दूसरा बात अगर पूछ दे धनपति गृहान में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अब इनसे भी महत्वपूर्ण बात जो मित्रों कि इसमें किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है, तो एकदम नोट कर लीजिए मित्रों सूत्र को, एनपा द्वितीय, राइट। इस सूत्र से मित्रों यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है ना, एन प्रत्यय एनपा द्वितीय। अच्छा अब आगे देखिए मित्रों जब गृहान में से न में से वो निकाल देंगे तो हो जाएगा उत्तरेण। अब इस उत्तरेण को भी लिख करके समझिए, तो देखिए यह जो उत्तरेण है ना, यह क्या है, एनप प्रत्यांत है, इसमें एनप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है, एनप। इस कारण से मित्रों यह अव्यय है, और इसी एनप प्रत्यय लगने के कारण उत्तर की ओर, तो एनपा द्वितीय सूत्र से मित्रों इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है। कार्य प्रकरण में आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें इन सबों की चर्चा आएगी, तो वहां पर हम इस उदाहरण को रख भी देंगे। ठीक, तो यह उत्तरेण है, यह क्या है, एक अव्यय है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है मित्रों, अगर परीक्षा में पूछ दे तो एनप प्रत्यय, राइट। चलिए अब इसी में का मित्रों यह अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है, अस्मदीयम, है ना, अस्मदीयम। अस्मत् से मित्रों यहाँ पर छ प्रत्यय लगा हुआ है, अस्मत् धन छ प्रत्यय। ठीक, तो ये मित्रों अब हमको क्या हम बार बार कहें कि यह कितना महत्वपूर्ण है, यह पूरी पंक्ति ही महत्वपूर्ण है। चाहे इसमें साहित्य उठाएंगे, चाहे आप लोग इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी उठाएंगे मित्रों, एकदम
नोट कर लीजिए इसको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मित्रों है दूरात, दूरात है ना, दूरात में देखिए कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। अब प्रश्न उठता है मित्रों किस सूत्र से है, तो एकदम नोट कर लीजिएगा मित्रों सूत्र को। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, यह सूत्र तो आप लोगों को याद ही होगा कि दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र के द्वारा इसमें पंचमी विभक्ति होती है। हालांकि ये सूत्र तो कहता है कि और द्वितीया भी होती है, लेकिन पहले पंचमी हुई है यहाँ पर इस सूत्र से। एकदम परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। अब आगे देखते हैं सुरपति धनु, सुरपति धनु, सुरपतेह धनु, सुरपति का धनुष। तो मित्रों इसमें कौन सा समास हो जाएगा हम लोगों का, षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पर तो समझना सोचना विचारना है नहीं। अब आगे है चारुड़ा, है ना, तो तदीव चारुड़ा, उसके समान सुंदर। तो मित्रों यहाँ पर अगर सुरपति धनुष चारुड़ा अगर पूरे इस पद में उठा करके पूछ दे तो उपमित समास, है ना, उसके समान सुंदर उपमा दे दिया जा रहा है। तोरणेन, तोरणेन अर्थात मित्रों दुर्ग। तृतीया, कोई बात नहीं, यस्य ओपांते। अब संधि मित्रों तो भी हम लोग व्याकरणात्मक में पढ़ ही रहे हैं, है ना। अब यस्य धन उपांते, ठीक, यस्योपांते। अब आप लोग स्वयं विचार कर लीजिए कौन सी संधि है यहाँ पर, ठीक। अब है देखिए कृतक, यह कृतक तनेह वाला भी बड़ा खतरनाक है, इसको भी देखिए। तो यहाँ पर मित्रों देखिए कृत, कृत से यहाँ पर यह कृत धातु है, इस कृत धातु से कौन प्रत्यय लगा है और इस कौन प्रत्यय लग करके मित्रों बन जाता है कृतकः। क्या बन जाएगा, कृतकः। अब आगे होगा कि कृतक तनयः। अब कृतकः बन गया तो कृतकः बना लेने के बाद आगे तनयः है, इन दोनों का हम कर देंगे समास, यानी कि कृतकः च चासौ तनयाश्च कृतक तनयः। अर्थात मित्रों अगर समास पूछ दिया जाए इसमें तो सीधे सीधे कर दीजिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। कांतया तृतीया विभक्ति वर्धितो में, है ना। अब में अच्छा हस्त प्राप्य स्तबक नमितो, है ना मित्रों। प्राप्य प्रधन अपधन रेत, प्रधन अपधन रेत प्रत्यय लगा लीजिए, बन जाएगा क्या मित्रों, प्राप्य नमितो। अब नमित में मित्रों नम धन रिच धन कत लगा लीजिए, धन धन को रहने देते हैं, नम धन रिच धन कत। अब बन जाएगा मित्रों क्या, है ना, नमिता, ये वाला बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब समास देख लेते हैं इसमें। तो करें हस्तेन प्राप्य, हस्तेन प्राप्य, पहले यहां तक समास, हस्तेन प्राप्य अर्थात मित्रों तृतीया तत्पुरुष, ठीक, तृतीया तत्पुरुष। अब इसके बाद क्या है कि तथा भूता स्तबका, उसके समान स्तबक, अरे हाथ से पकड़ने योग्य मित्रों स्तबक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण हो जाएगा कर्मधारय समास। अब इसके बाद कह देंगे तई तई नमितः, कि इस स्तबक के कारण झुके हुए। तो अगर पूरे में देख लेंगे तो हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास, राइट, है ना। अब बाल मंदार वृक्ष, अब हम समझ रहे मित्रों यहाँ पर बाल मंदार वृक्ष यानी कि छोटा सा मंदार का वृक्ष। तो यहाँ पर तो कुछ वैसा विशिष्ट है नहीं। तो ये रहा मित्रों इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। वैसे ये वाला आप लोगों को लगता होगा कि हौच पौच हो गया होगा, लेकिन फिर से बता देना चाहेंगे मित्रों, पहले प्राप्य हस्त प्राप्य में समास कीजिए, फिर इस हस्त प्राप्य का स्तबक के साथ कीजिए, फिर इन सब का इस नमित के साथ कीजिए, तो लास्ट में हम लोगों को तृतीया तत्पुरुष में प्राप्त होगा। ऐसे ही मित्रों समासों को निकालने का साहित्य में ट्रिक होता है, ठीक। तो हम समझ रहे मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी से भी यह श्लोक पूर्ण हो गया। और इसमें अगर अलंकार की चर्चा हम लोग अभी नहीं किए, अलंकार की चर्चा अगर करके देखा जाए तो ये वाली जो पंक्ति मित्रों आप लोगों को दिख रही है ना, कि दूरात लक्ष्यम सुरपति धनुष चारुड़ा तोरणेन, इसमें उपमा समास है ना, अरे उपमा अलंकार है, लुप्त उपमा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आगे और भी जितने इधर के लगभग श्लोक है मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए एकदम ध्यान से अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इस 16वें श्लोक को, पढ़ लेते हैं पहले। वापी चास्मिन मरकत शिला बद्ध सोपान मार्गा
हैमच्छन्नारिकचकमलैः स्निग्धवैदूर्यनालैः यस्यास्तो ये कृतकवसतयो मानसं सन्निकृष्टं नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचः त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः। अब देखिए मित्रों, पिछले श्लोक में तो यक्ष ने मेघ से अपने घर के बारे में वर्णन किया था। अब इस श्लोक में उस घर में क्या है, एक बावली है। अब उस बावली का वर्णन यक्ष मेघ से कर रहा है कि वह बावली कैसी है, उसमें कौन निवास करता है, उसकी सीढ़ियां किससे बनी हुई है, अब इसका वर्णन कर रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि वापी, वापी अर्थात मित्रों बावली, जिसको आप लोग तालाब नहीं कह सकते, तालाब बड़ा होता है, छोटा कह सकते हैं गढ़ही, ठीक। तो बावली है च मने और, च मने और, अस्मिन अर्थात मित्रों मदीय भवने, मेरे घर में, मेरे घर में, ठीक। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा उसके घर के पास में ही एक मंदार का वृक्ष है। अब कह रहा उसी घर में ही, और इसीलिए इन्होंने लगा दिया और मंदार वृक्ष है। और सुनो क्या है कि एक बावली है, एक मेरे घर में एक बावली भी है। और उसकी वह है कैसी, तो कह रहे मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा। तो कह रहे मरकत अर्थात मित्रों मरकत मणि के, मरकत मणि से शिलाबद्ध सोपान मार्गा, उसके सोपान अर्थात मित्रों जो सीढ़ी का जो मार्ग है, सीढ़ी का मार्ग है, वह किस शिला अर्थात पत्थर से बना हुआ है, करे मरकत मणि के पत्थरों से, है ना। सीढ़ी का मार्ग मरकत मणि के पत्थरों से, ठीक। यहीं पर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। करे मरकत मणि के पत्थरों से उसके सीढ़ी का मार्ग बना हुआ है। आगे बातें समझ में मित्रों, अर्थात जो बावली है, जो गढ़ही है, उसमें जो उतरने की जो सीढ़ी है वह किससे बनी हुई है, किस पत्थरों से, करे मरकत मणि के पत्थरों से बद्ध है उसका जो है कि सीढ़ी का मार्ग, ठीक। अब आगे देखते हैं कि हैमस छन्ना, और बावली का विशेषण देखिए तो एक विशेषण हुआ। दूसरा कर है हैमस छन्ना अर्थात मित्रों सुवर्ण कमल, हैमा अर्थात मित्रों सुवर्ण कमल से, सुवर्ण कमल से, और आछन्ना अर्थात मित्रों छन्ना यानी कि व्याप्त है। और कह रहे वह स्वर्ण कमल से व्याप्त है अर्थात ढकी हुई है, उसमें ढेर सारे स्वर्ण कमल है, किसमें, उस बावली में। और कह रहे कि विकच कमल ही, और वह स्वर्ण कमल अब है कैसे, अब उसकी विशेषण सुनिए कि वह स्वर्ण कमल विकच कमल अर्थात खिले हुए हैं। क्या है, खिले हुए। वह जो है जो हेम कमल है अर्थात स्वर्ण कमल है, वह विकच अर्थात खिले हुए हैं। और कह रहे स्निग्ध वैदूर्य नाल है, स्निग्ध अर्थात मित्र चिकने, और कह रहे वैदूर्य अर्थात वैदूर्य, चिकने वैदूर्य के समान उनका क्या है, नालय अर्थात मित्रों कह ले कि डंठल, है ना, डंठल है, ठीक। कह रहे उस कमल का जो डंठल है वह चिकने वैदूर्य के समान है, जिसको मित्रों लहसुनिया रंग भी कहते हैं। जब हम लोग लहसुन छील देते हैं तो जिस कलर का दिखता है ना, कह रहे उसी कलर का ये वैदूर्य भी होता है। तो करें वैदूर्य, चिकने वैदूर्य के समान उस कमल का डंठल है। अर्थात फिर से सुनिए, उस बावली में स्वर्ण कमल है, हाँ, वह स्वर्ण कमलों से ढकी हुई है, और वह स्वर्ण कमल जो है कि खिला हुआ है बिल्कुल, और उसके जो डंठल है वह वैदूर्य के समान है ना, चिकने वैदूर्य के समान है। और सुनिए, अब कह रहे हैं कि यस्याह तोये, और उसके जल में, किसके जल में मित्रों, तो वापी के जल में, तोये सप्तमी, तो जल में, और उसके जल में कृतवसतयो, निवास करने वाले, निवास करने वाले, उसके जल में निवास करने वाले। अब कौन निवास करने वाले आगे देखेंगे, लेकिन उसके जल में निवास करने वाले मानसम सन्निकृष्टम, मानसम अर्थात मित्रों मान सरोवर, मानसम अर्थात मान सरोवर, और सन्निकृष्टम मतलब पास में, पास में। चूंकि देखिए मित्रों, कैलाश पर्वत पर ही मान सरोवर है, और कैलाश पर्वत पर ही वह अलकापुरी भी है।
तो कह रहे हैं कि मेरे उस गढ़ही के जो बावली है, मेरा जो घर, उसी के पास में मानसरोवर है। ठीक, न अध्यास्यन्ति मतलब न अर्थात नहीं, और अध्यासन्ति मतलब अर्थात मित्रों स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उसके जल में निवास करने वाले जो हंसा माने हंस हैं, पास में ही स्थित उस मानसरोवर का भी स्मरण नहीं करते हैं। अर्थात उस गढ़ही में, उस बावली में हंस विचरण कर रहे हैं, और वह हंस पास ही में, उस बावली के पास में ही मानसरोवर है, लेकिन उसका स्मरण नहीं करते हैं। कब? तो कह रहे कि व्यपगत शुचस त्वामपि प्रेक्ष्यम, त्वामपि अर्थात मित्रों तुमको, और प्रेक्ष मतलब देख कर, तुमको देख कर, तुमको देख करके वह मानसरोवर का भी स्मरण नहीं करते हैं। व्यपगत शुच अर्थात शोक से रहित, शोक रहित होकर के, ये नहीं कि तुमको देख लेते हैं तो शोक में आ जाते हैं। जबकि मित्रों इधर का जो सरोवर तालाब होते हैं, तो चर्चा पहले भी हो चुकी है, आप लोग जान भी रहे हैं कि वह राजहंस तुम्हारे कैलाश पर्वत तक साथी होंगे। क्योंकि इधर के जो हंस होते हैं, जब बारिश होती है, देख लेते हैं मेघ आ गया तो शोकाकुल हो जाते हैं कि यार अब मेघ आ गया या पानी गंदा हो जाएगा, अब हम लोगों के यहाँ निवास करने योग्य नहीं होगा, चलो मानसरोवर चलते हैं, वहीं साफ सुथरे जल में रहेंगे। लेकिन जब वहां उस बावली में निवास करने वाले ये जो हंस हैं, वह तुमको देख करके शोक से रहित होकर के या पास में ही स्थित मानसरोवर का भी स्मरण नहीं करते। अर्थात उनको बावली में जल गंदा नहीं होता, उनको बावली में ही सारा सुख प्राप्त होता है। ठीक, अब एक बार संपूर्ण अर्थ को मित्रों हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यक्ष कह रहा है मेघ से, हे मेघ और सुनो मेरे घर में क्या है। एक बावली है जो कि जिसकी सीढ़ी मरकत मणि के पत्थरों से, जिसके सीढ़ी का मार्ग बना हुआ है, और उस बावली में खिले हुए चिकने वैदूर्य के समान डंठल वाले स्वर्ण कमलों से व्याप्त है, अर्थात स्वर्ण कमलों से ढकी हुई है। और कह रहे हैं कि उसके जल में निवास करने वाले हंस तुमको देख करके शोक से रहित होकर के मानसरोवर पास में स्थित उसका भी स्मरण वो नहीं करते। राइट, चलिए मित्रों, अब हम लोग इसके एक कदम इन सभी विशेषताओं को मित्रों याद कर लीजिए आप लोग कि उसके घर, उसका बाव मतलब यक्ष का घर, उसका गेट, उसका पास का पेड़, पेड़ है तो कैसा है, कौन सा है, उसके पास बावली है तो कैसी बावली, उसमें क्या क्या है, सब एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। सब परीक्षा के प्रश्न हैं, देखिए, है ना। अब अगर पूछ दे परीक्षा में कि यक्ष के बावली की सीढ़ी किसके मणि से बनी हुई है, मरकत मणि से कि वैदुर्य मणि से कि चंद्रमणि से कि सूर्यमणि से, है ना मित्रों, तो कि नीलमणि से कि नागमणि से, तो किसके मणि से बनी हुई है, या मरकत मणि से बनी हुई है। किसकी सीढ़ी, उस बावली की सीढ़ी। तो यह प्रश्न हो गया। ठीक, या मरकत मणि के पत्थरों से किसकी सीढ़ी बनी हुई है, तो बावली की। यह पहला पंक्ति से प्रश्न हो गया। अच्छा, उसके घर में, यक्ष के घर में जो बावली है उसमें वह किससे व्याप्त है, तो मित्रों स्वर्ण कमलों से व्याप्त है। स्वर्ण कमल या स्वर्ण कमल के डंठल किसके समान है, तो वैदुर्य के समान है। यह हो जाएगा अगला प्रश्न। अब देखिए मित्रों, किसमें निवास करने वाले हंस मानसरोवर का भी स्मरण, मेघ के आने पर मानसरोवर का भी स्मरण नहीं करते। फिर से प्रश्न को सुनिए मित्रों, किसमें निवास करने वाले हंस मेघ के आने पर भी मानसरोवर का स्मरण नहीं करते, है ना। ऑप्शन इस तरह से दे देगा, क्षिप्रा नदी के हंस, या फिर वेत्रवती नदी के हंस, या फिर जो है कि मानसरोवर के हंस, अरे या फिर इसके बावली के हंस, है ना। तो इसके बावली, जो यक्ष के घर में बावली, उसके हंस मानसरोवर, उसके आने पर भी मानसरोवर को याद नहीं करते। ठीक मित्रों, हम समझ रहे हैं। अब यह साहित्य की दृष्टि से हो गया। कुछ इसमें आप लोग विशेष विशेषण भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण, या वापी क्या है मित्रों, विशेष्य, है ना, भरपूर है विशेष विशेषण इसमें। और यहाँ पर देखिए मरकत मणि शिलाबद्ध, ये सब क्या हो जाएगा, इसका विशेषण। ठीक, एकदम नो डाउट। राइट,
उसी तरह से मित्रों यह हेम ही कमल, यानी कि यह जो कमल है यह क्या हो जाएगा, विशेष्य, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा कि यह विकच खिला हुआ है और स्निग्ध वैदूर्य नाल है, यह भी क्या हो जाएगा मित्रों इसका विशेषण। राइट, चलिए अब मानस, ये सरोवर। अब यहां पर देखिए मित्रों हंस है, हंस क्या हो जाएगा, विशेष्य। इस हंस का विशेषण क्या है मित्रों, व्यापगत शुचः, शोक से रहित हैं और कृतक वसते और निवास करने वाले हैं। तो ये दोनों मित्रों ये इसके हंसा के क्या हो जाएंगे, विशेषण। राइट, ये भी और ये भी। ठीक, अब अगर मित्रों इसमें अलंकार की थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग, तो अलंकार देखिए यहाँ पर है एक अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। क्योंकि देखिए यहाँ पर कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि मेघ के आने पर हंस जो होते हैं वो छोड़ करके मानसरोवर को चले जाते हैं। तो मेघ तो आया, तो ये तो कारण था उनके जाने का, लेकिन कार्य हो नहीं रहा है। इस दृष्टि से मित्रों देखा जाए तो इस पंक्तियों में हम लोग को कौन सा अलंकार आता है, विशेषोक्ति अलंकार आता है ना, विशेषोक्ति अलंकार आता है। राइट, यह नोट कर लेंगे अलंकार की दृष्टि से। अब इसमें एक दो कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उसको देख लेते हैं। उस 16वें श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणी को हम लोग रहने देते हैं मित्रों, क्योंकि वह परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण उतनी है नहीं। अतः हम लोग आगे बढ़ते हैं इस 17वें श्लोक की तरफ। तो देखते हैं इसको, क्योंकि यह श्लोक मित्रों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। इसलिए देखते हैं इसको ध्यान से जरा, कि तस्याह तीरे रचित शिखरः पेशलैः इंद्रनीलैः क्रीडाशैलः कनक कदली वैष्टन प्रेक्षणीयः मद्गेहिन्यां प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्ष्योपान्त स्फुरित तडितं त्वाम त्वमेव स्मरामि। अब देखिए मित्रों इस श्लोक में यक्ष मेघ से क्रीड़ाशैल पर्वत का वर्णन कर रहा है। अर्थात देखिए यक्ष जो है पहले मेघ से अपने घर के बारे में वर्णन किया, अब उस घर के पास में अर्थात उस घर में उस स्थित उस बावली का वर्णन किया। अब उस बावली के ही किनारे मित्रों एक क्रीड़ाशैल है, अर्थात क्रीड़ा पर्वत है, वह कैसा है, उसकी सुंदरता कैसी है, अब उसका इस श्लोक में वर्णन कर रहा है। तो देखते हैं, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मित्रों तस्याह तीरे, ठीक, तस्याह तीरे अर्थात उस अर्थात मित्रों कौन, तो कह रहे उस बावली के उस गढ़ही के तीरे अर्थात मित्रों किनारे कह लें और चाहे पास में कह लें, उस बावली के पास में क्या है, तो कह रहे रचित शिखरः पेशलैः इंद्रनीलैः, है ना। पेशलैः अर्थात मित्रों सुंदर, पेशलैः अर्थात सुंदर, और इंद्रनीलैः अर्थात मित्रों इंद्रनील, इंद्रनील मणि से, इंद्रनील मणियों से, इंद्रनील मणियों से, रचितम मतलब बने हुए, और शिखरा मतलब चोटी, शिखरा अर्थात मित्रों चोटी। ठीक, तो कह रहे हैं कि उस बावली के किनारे सुंदर इंद्रनील मणियों से बने हुए चोटी वाला क्रीडाशैलः, एक क्रीड़ा पर्वत है, एक क्रीड़ा पर्वत है। आगे बातें समझ में फिर से देख लेते हैं। यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मेघ, उसी बावली के किनारे जिस बावली में मरकत मणि से सोने और उसकी सीढ़ी बनी हुई है, उसी बावली के किनारे या पास में एक सुंदर इंद्रनील मणियों की से बने हुए चोटी वाला एक क्रीड़ा पर्वत है। अब वह क्रीड़ा पर्वत कैसा है, करे वह क्रीड़ा पर्वत, और सुनिए कि कनक कदली, करे कनक कदली अर्थात मित्रों सोने के केले से करे वेष्टम अर्थात घिरा हुआ है, घिरा होने के कारण प्रेक्षणीय अर्थात दर्शनीय है, अर्थात क्या है मित्रों, दर्शनीय है। और कह रहे हैं कि वह जो क्रीड़ा पर्वत है वह सोने के केले से घिरा हुआ, उसके चारों तरफ
यह रात इसके चारों तरफ सोने का केला है और उससे घिरा होने के कारण वह दर्शनीय है। अर्थात मित्रों बीच में कह रहे इंद्र नीलमणि की चोटी बनी हुई है और उसके बाद चारों तरफ सोने का केला से पीला पीला लगभग घिरा हुआ है, इस कारण से वह दर्शनीय है। एक चीज मित्रों इससे हम लोगों को यह भी ज्ञात होता है कि आज से 2000 साल पहले कालिदास के समय में भी यह केला नामक फल था। ठीक, अब भले उस समय सोने का होता हो चाहे जो भी हो। अब आगे कह रहे हैं, अब इसके अर्थ को मित्रों समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं फिर इधर चलेंगे। कह रहे हैं कि प्रेक्ष उपांत स्फुरित तडितम त्वाम, और कह रहे हैं कि सुनिए प्रेक्ष मतलब देखना है ना, उपांत मतलब उसी के पास में या फिर कह ले समीप में, समीप में। ठीक है, किसके समीप में? इस क्रीड़ा शैल के अर्थात इस क्रीड़ा पर्वत के समीप में। उस स्फुरित मतलब अर्थात मित्रों चमकना, और तड़ित मतलब मित्रों बिजली या फिर विद्युत, है ना, विद्युत। विद्युत का त्वाम मने तुम्हारा। तो कह रहे उसी क्रीड़ा शैल के समीप में तुम्हारा विद्युत के रूप में चमकते हुए देखना, है ना। उसी क्रीड़ा शैल के समीप में, जिस क्रीड़ा शैल के ऊपर 2 पंक्तियों में हमने वर्णन किया, उसी क्रीड़ा शैल पर्वत के समीप में तुम्हारा विद्युत के रूप में चमकना, देखना, चमकते हुए देखना। मद गेहिन्या अर्थात मेरी प्रिया, अर्थात मित्रों कह ले मेरी पत्नी को, प्रियम मने अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। अब जरा मित्रों कल्पना कीजिए आप लोग, है ना, कि यह रहा क्रीड़ा शैल पर्वत, इसके चारों तरफ सोने का केला, स्वर्ण के समान केले से घिरे हुए है, ऊपर इंद्र नीलमणि से बना हुआ है, और इसी पर्वत के समीप में इधर बिजली का चमकते हुए देखना यक्षिणी को अत्यंत प्रिय है। आगे बातें समझ में। अब कह रहे हैं कि इति सखे चेतसा कातरेण त्वमेव स्मरामि। अब तो इतना ही न बचा अध्ययन करने को, करे इसलिए हे सखे, सखे मेघ के लिए आया है ना, इसलिए करें कि हे मित्र, है ना, चेतसा मतलब हृदय से, हृदय से, और कातरेण अर्थात मित्रों भयभीत या भययुक्त, या फिर कह ले मित्रों आनंद और दुख का दोनों का मिश्रित। कातर माने दुखी होता है, तो कहें आनंद और दुखी दोनों से मिश्रित, अर्थात हे मित्र भय से युक्त होकर के मैं, भययुक्त हृदय से, तम एव उसी का ही, उसी का ही स्मराणि मने स्मरण कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? स्मरण कर रहा हूँ, है ना, स्मरण कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि हे मित्र सुनो, यह ऐसा सोच करके कि उस चमकते हुए उस क्रीड़ा शैल के समीप में तुमको चमकते हुए देखना मेरी धर्म पत्नी, मेरी प्रिय पत्नी, मेरी प्रेमिका को अत्यंत प्रिय था। ऐसा सोच करके मैं भययुक्त हृदय से उसी का स्मरण कर रहा हूं। किसका? अपनी पत्नी का। ठीक, अब मित्रों इसमें से चलिए 6 बार पूर्ण श्लोक के अर्थ को बोल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि हे मेघ सुनो, उस बावली के किनारे सुंदर इंद्रनील मणियों से बने हुए चोटी वाला क्रीड़ा पर्वत है, और वह क्रीड़ा पर्वत सोने के केले से घिरा होने के कारण दर्शनीय है, और उस क्रीड़ाशैल पर्वत के पास में समीप में विद्युत का तुम्हारा चमकते हुए देखना मेरी पत्नी को अत्यंत प्रिय है। यह सोच करके मैं भययुक्त हृदय से उसी का स्मरण कर रहा हूँ। राइट मित्रों, अब देखिए परीक्षा के लिए अगर प्रश्न की बात किया जाए मित्रों, तो इसमें देखिए ये वाला प्रश्न है ना, कि इंद्र उस बावली के किनारे क्या है मित्रों, है ना, तो क्रीड़ाशैल पर्वत है, और यह क्रीड़ाशैल पर्वत की चोटी किससे बनी हुई मित्रों, तो इंद्रनील मणि से बनी हुई, यही प्रश्न है। अब आप लोग तो समझ ही सकते होंगे यहाँ पर कि अलकापुरी में कोई भी मिट्टी पत्थर की तो बातें नहीं चल रही है, वहां पर बस मणियों की ही चर्चा चल रही है, सोने हीरे जवाहरातों की ही चर्चा चल रही है। जैसे अभी हम लोगों ने बावली की सीढ़ी की बात किया, चर्चा किया, तो बावली की सीढ़ी किस मणि से बनी है मित्रों? मरकत मणि से, है ना। बावली की सीढ़ी किससे है? मरकत मणि से है।
और उसके उसमें उस बावली में जो जो स्वर्ण कमल है उनके डंठल कैसे हैं, वैदुर्य मणि के समान है। और देखिए अब यहाँ आ गया क्रीड़ा पर्वत, और यह क्रीड़ा पर्वत किससे है, तो इंद्रनील मणि के है। तो 3 मणियों की तो चर्चा हम लोगों ने अभी सुन लिया है ना, मरकत मणि, इंद्रनील मणि, डंठल था उसका वैदुर्य मणि। ठीक, ये 3 मणि की चर्चा हो गई। तो यह मित्रों प्रश्न है कि क्रीड़ाशैल पर्वत की चोटी किस मणि से बनी हुई है, इंद्रनील मणि से। बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, और यह क्रीड़ाशैल पर्वत अब किससे घिरा हुआ, यही प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सोने के केले से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, सोने के केले से। अगर आ जाए आप लोगों को महज केला से तो मत आप लोग लगाइएगा, है ना। हो सकता है रजत केला दे दे, रजत कदली दे दे, कनक कदली दे दे, है ना, या फिर और भी कदली दे दे। तो याद रहे सोने के केले से घिरा हुआ, ये इस प्रश्न इसका महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे कह रहे हैं अगला प्रश्न कि यक्ष की पत्नी को क्या देखना अत्यंत प्रिय है, तो उस क्रीड़ाशैल पर्वत के समीप में बिजली का चमकते हुए देखना अत्यधिक प्रिय है। अगला प्रश्न, क्या सोच करके जो है करके मेघ उसको याद, क्या सोच करके यक्ष अपनी पत्नी को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो ये बातें सोच करके स्मरण कर रहा है। ठीक मित्रों, अब इसमें अगर देखा जाए अलंकार की थोड़ा सा, तो इसमें स्मरण कर रहा है मित्रों, इसलिए जबरदस्ती निकालने पर स्मरण नामक अलंकार इसमें से निकलता है। ठीक, अब इसका और बाकी जो है कि विशेष विशेषण अगर देखा जाएगा इसमें कि विशेष विशेषण कौन है, तो देखिए इंद्रनील मणि से बना हुआ चोटी है, चोटी, तो चोटी मित्रों क्या हो जाएगा, ये इसका विशेष। यह चोटी कैसी है, तो इंद्रनील मणि से बना हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका विशेषण। राइट, है ना। अच्छा, ये क्रीड़ाशैल है, क्रीड़ाशैल का विशेषता क्या है मित्रों, यह सोने के केले से घिरा हुआ है, तो यह इस क्रीड़ाशैल का क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक, और बाकी हम लोग इसको छोड़ देते हैं इधर का। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों इसमें से व्याकरणात्मक टिप्पणियों की। ठीक, तो व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों मैं इसमें देख रहा हूँ तस्या तीरे, उसके किनारे, है ना, और रचित शिखरा। ठीक, यहाँ पर भी मित्रों पेशलहि इंद्रनीलहि। ठीक, तृतीया विभक्ति बहुवचन, कोई ऐसा नहीं है व्याकरणात्मक टिप्पणी जो उलझाए आप लोगों को। ठीक, क्रीड़ाशैलः कनक कदली वैष्णव प्रेक्षणीय, और मद गेहिन्या मित्रों, है ना, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं सखे चेतसा कात्रेण, ये तृतीया विभक्ति आप लोगों को स्पष्ट दिख रही है। प्रेक्षोपांत स्फुरित मित्रों, यहाँ पर भी देखिए कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि यह भी विशेषण है इसका, इस क्रीड़ाशैल का, है ना। और कह रहे तुम्हारा स्मरण, इधर कुछ है नहीं मित्रों, इसलिए इसके भी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को नहीं। इसमें से जो परीक्षा के लिए मित्रों जो प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है वो ये वाला है, इंद्रनील मणि के साहित्य से जो पूछा जाएगा इसका। ठीक है मित्रों, तो अब आगे भी मित्रों देखिए बहुत अभी इसके बारे में है, अभी जो है कि मैना इत्यादि की चर्चा है, वेष्टि जो बनी उसकी चर्चा है। तो ये सब जब हो जाएगा मित्रों तो मैं आप लोगों को चित्र बना करके पूरा उसके घर का नक्शा ही समझा दूंगा। ठीक है, तो आज की कक्षा मित्रों इतना ही रहने देते हैं। 4 श्लोक आज हो गया, अब हम लोग कल मिलेंगे ठीक इसी समय 7:30 बजे। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।